नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। गुजरात कांग्रेस ने 44 विधायकों को भेजा बेंगलुरु। चुनाव आयोग ने खरीद फरोख्त की शिकायत, बीजेपी के घर दुरुस्त करने की सलाह। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 2 और बीएसपी के 1 एमएलसी का इस्तीफा। अखिलेश यादव ने लगाया धनबल आरोप, बीजेपी ने नीतियों को बताया जिम्मेदार। पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री होंगे शाहिद अब्बासी। पीएमएल-एन की बैठक में फैसला, संसद सदस्य बनने के बाद शहबाज शरीफ को कमान। उत्तर कोरिया ने किया नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। अमेरिका के अधिकतर हिस्सों तक पहुंच का दावा। चीन समेत पड़ोसी देशों ने बताया संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव का उल्लंघन। पहले टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ बड़ी जीत। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से भारत आगे। विदेश में सबसे बड़ी कामयाबी, शिखर धवन प्लेयर ऑफ द मैच। गुजरात में संकट से गुजर रही कांग्रेस ने अपने कई विधायकों को बेंगलुरु भेज दिया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस को तोड़ने में लगी है। बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। गुजरात से लाए गए कांग्रेस के 44 विधायक बेंगलुरु के इस रिजॉर्ट में हैं। यहां पुलिस का कड़ा पहरा है। 6 विधायकों के इस्तीफे और 3 के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस ने ये कदम उठाया है। कुछ विधायक शुक्रवार रात बेंगलुरु पहुंचे तो कुछ शनिवार सुबह यहां आए। पार्टी का आरोप है कि बीजेपी राज्यसभा की तीसरी सीट जीतने के लिए खरीद फरोख्त में लगी है। किस प्रकार से सरकारी मशीनरी का, पुलिस प्रशासन का, जिला प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो अगर यही नौबत आ रही है तो फिर कैसे, क्यों नहीं कोई पार्टी में विधायकों को बचाएगी उनसे, उनकी गुंडागिर्दी से, उनके असामाजिक व्यवहार से। इसलिए बचाने के लिए उनको एक जगह रखा गया है। बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। पार्टी का कहना है कि हताशा में कांग्रेस इस तरह के आरोप लगा रही है। कांग्रेस के नेता ये जवाब दें कि वो अपना घर क्यों नहीं संभाल रहे हैं। कैसे बिहार उनके हाथ से निकल गया, कैसे पूरे देश में वो हार रहे हैं, कैसे हर कांग्रेस वाले बेचैन हैं, हताश हैं। गुजरात से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 8 अगस्त को मतदान होना है। कांग्रेस ने तीसरी सीट के लिए वरिष्ठ नेता अहमद पटेल को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस से बीजेपी में आए बलवंत सिंह राजपूत को तीसरा उम्मीदवार बनाया गया है। तीसरी सीट जीतने के लिए दोनों पार्टियां जोर लगा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने गुजरात में दलबल का आरोप लगाया और पार्टी ने आज इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि विधायकों को पैसे का लालच दिया जा रहा है और इससे केंद्र की एनडीए और राज्य की बीजेपी सरकार शामिल है। पार्टी ने विधायकों के अपहरण के भी आरोप लगाए। कांग्रेस ने उन अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है जो विधायकों को धमकाने में शामिल हैं। पार्टी ने यह भी कहा कि घटनाएं वहां पर हो रही हैं जहां से खुद प्रधानमंत्री आते हैं। कांग्रेस के एमएलए को डिफेक्शन कराया जा रहा है, उनको पैसे की लालच दी जा रही है, उनको टिकट की लालच दी जा रही है और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा। उत्तर प्रदेश में आज 3 विधान पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया, जिनमें से 2 समाजवादी पार्टी और 1 बीएसपी से है। इसे लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश में शनिवार को 3 विधान पार्षदों यानी एमएलसी ने इस्तीफा दे दिया। इनमें समाजवादी पार्टी के बुक्कल नवाब और यशवंत सिंह शामिल हैं। बीएसपी के जयवीर सिंह ने भी त्यागपत्र दे दिया है। बुक्कल नवाब ने बीजेपी की नीतियों की तारीफ भी की। और योगी जी भी जो है उन्होंने भी जो अभी काम कर रहे हैं वो अच्छे ही काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा कोई जितना भी घोटाले और जिस तरीके से जो कुछ भी चल रहा था
वो तो अभी आपको हमें लगता है कि ये 3-4 महीने के अंदर कहीं पर कोई घोटाला तो नजर नहीं आया होगा। ये इस्तीफे ऐसे वक्त हुए हैं जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। बीजेपी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी की नीतियों से दोनों पार्टियों के नेता नाराज हैं। अब उनकी जो मजबूरियां हैं वो बढ़ती जाएंगी। अब उन्होंने जो इस्तीफा दिया है उसका कारण तो अब अखिलेश यादव जी को ही समझाना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार के बाद बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहती है। और एक षड्यंत्र भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ है। कुछ बड़े नेता षड्यंत्र कर रहे हैं, पार्टी को तोड़ के बीजेपी को कुछ देना चाहते हैं जिससे वो सुरक्षित रह सके। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 5 ऐसे मंत्री हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्य में शांति के लिए केंद्र सरकार से लाहौर घोषणा पत्र पर अमल की अपील की है। उन्होंने क्रॉस बॉर्डर ट्रेड पर रोक की जगह नशे की तस्करी पर लगाम लगाने की जरूरत बताया। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में शांति बहाली की प्रक्रिया तेज करने की मांग की। श्रीनगर में पीडीपी के स्थापना समारोह में उन्होंने केंद्र सरकार से पाकिस्तान के साथ लाहौर घोषणा पर फिर अमल की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान के साथ व्यापार रास्तों को ब्लॉक नहीं किया जाना चाहिए, इसके बजाय वहां से ड्रग्स की तस्करी करने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए। मेरी अपील है मरकजी सरकार से भी, जो वाजपेयी जी ने जम्मू कश्मीर में रास्ता अपनाया था जिससे हमारे बॉर्डर्स पे सीज फायर था, चाहे नौशेरा हो चाहे राजौरी हो, जो उन्होंने रास्ता अपनाया, जो लाहौर डिक्लेरेशन है उसको दोबारा जिंदा कर लीजिए ताकि हम अमन और चैन से जम्मू कश्मीर में रह सके। मीडिया में खबरें हैं कि जांच एजेंसी एनआईए ने एलओसी पर उरी और पुंछ में बने व्यापार रास्तों को बंद करने की सिफारिश की है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि ये सुरक्षा से जुड़ा मसला है। मैं समझता हूँ कि सुरक्षा संबंधित ये जो संवेदनशील विषय हैं गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसीज पर छोड़ दें और उन्हीं को अंतिम निर्णय करने दें। उनके पास तमाम इनपुट्स उपलब्ध रहते हैं। जो देश का कानून है उसके अंतर्गत कार्रवाई हो, उसका हमें सम्मान भी करना चाहिए और उसे स्वीकार भी करना चाहिए। संघर्ष विराम उल्लंघन के चलते पुंछ में व्यापार रास्ता पिछले कई दिनों से बंद पड़ा है। वहीं 21 जुलाई को उरी के सलामाबाद व्यापार सुविधा केंद्र पर पीओके से आए ट्रक से 40 किलो हेरोइन और ब्राउन शुगर बरामद हुई थी। आशंका है कि इसका इस्तेमाल आतंकी फंडिंग के लिए हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि एनडीए सरकार आने के बाद देश में तनाव बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में एक रैली में उन्होंने आदिवासियों से जमीन और जंगल छीनने का आरोप भी लगाया। छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जगदलपुर में रैली की। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री रमन सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों से उनकी जमीन और जंगल छीना जा रहा है। बस्तर में सिर्फ एक काम हो रहा है, जो भी आपका है, चाहे वो जमीन हो, जल हो, जंगल हो, जो भी आपका है वो आपसे छीना जा रहा है। बस्तर में राहुल गांधी ने आदिवासी युवकों से मुलाकात की। इसका आयोजन एनएसयूआई ने किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार आने के बाद देश में अशांति बढ़ गई है, जबकि यूपीए में ऐसा नहीं था। नॉर्थ ईस्ट में आज तमिलनाडु में गुस्सा, बस्तर में गुस्सा, छत्तीसगढ़ में गुस्सा, ये बीजेपी के आने के बाद लड़ाई बढ़ती क्यों? शुक्रवार को उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी और पार्टी संगठन मजबूत करने का निर्देश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल सीआईडी ने आज बीजेपी सांसद रूपा गांगुली से पूछताछ की। ये कार्रवाई जलपाईगुड़ी के बाल तस्करी मामले पर हुई है। एजेंसी के अधिकारी सांसद के घर पहुंचे। रूपा गांगुली ने पार्टी की महिला इकाई की पूर्व महासचिव जूही चौधरी से कथित मुलाकात पर सवाल किए गए। जूही चौधरी इस मामले में आरोपी हैं। सीआईडी ने साल की शुरुआत में इस रैकेट का पता लगाया था, जिसमें बच्चों को फर्जी तरीके से विदेश भेजा जाता था। हमारा विश्वास है जूही निर्दोष है। आई बिलीव दैट, ऑनेस्टली बिलीव दैट। फिर भी लॉ के नियम के अनुसार वो जाएगा, जैसे कोर्ट प्रोसीडिंग चलेंगे,
इन्वेस्टिगेशन चलेगी वैसे ही होगा। गोरखालैंड की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का 45वां दिन है। करीब एक हफ्ते की शांति के बाद दार्जिलिंग इलाके में आज एक बार फिर सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प और हिंसा हुई। जिला प्रशासन का कहना है कि गोरखालैंड के समर्थक हथियारों से लैस होकर सिलीगुड़ी में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उनकी मांग है कि सिलीगुड़ी को प्रस्तावित गोरखालैंड में शामिल किया जाए। रुकना इलाके में जब पुलिस बलों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए और पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछार की और लाठीचार्ज भी किया। इसके बाद प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए और पास में खड़े वाहनों में आग लगा दी और सुकना सिलीगुड़ी रोड पर धरना भी दिया। जीजीएम ने दावा किया कि पुलिस ने गोलियां चलाई हैं, हालांकि जिला प्रशासन ने इससे इनकार किया है। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम को और भेजा गया है। ये हम लोग प्रतिवाद जुलूस निकाल रहे थे, शांति का जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन अचानक पुलिस वाले आए। सिलीगुड़ी कमिश्नरेट का एसपी साहब, आईपीएस साहब, कमिश्नर या पुलिस आए, उन्होंने डायरेक्ट गोली चलाना शुरू कर दिया हमारे ऊपर, हमारे नॉर्मल जनताओं पर गोली चलाना शुरू कर दिया और ये जो हिंसा भड़क गया, अचानक हिंसा भड़क गया। हमारे तरफ से कोई प्रतिवाद नहीं होते। बिहार में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन की नई सरकार के मंत्रियों को आज शपथ दिलाई गई। राजभवन में राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एनडीए के 12 और जेडीयू के कोटे से 14 मंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी के नंदकिशोर यादव, विनोद नारायण झा, राम नारायण मंडल, प्रमोद कुमार, प्रेम कुमार को मंत्री बनाया गया। वहीं जेडीयू की ओर से ललन सिंह, कृष्णनंदन वर्मा, महेश्वरी हजारी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार और जय कुमार सिंह को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। एलजेपी के विधायक पशुपति कुमार पारस ने भी मंत्री पद की शपथ ली। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। I think they're ready to surrender. आईएनए की बागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। ये कोई आम केस नहीं, कोर्ट मार्शल है। बोला भाई, ये केस आप कांग्रेस के लिए नहीं, सुभाष बोस के लिए लड़ी। Lieutenant Gulbaksh Singh Dhillon, Captain Shah Nawaz Khan, Captain P.K. Sehgal. Section 41, waging war against the king. You are charged with murder. Do you plead guilty to the charges read out? ईमानदारी से आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। The safety, honor and welfare of your country comes first, always. British Indian Army hand you over to the Japanese Imperial Army. हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। इस बार कुछ ऊपर नीचे हुआ तो देश में बवाल मच जाए। अब जनता किसी अंग्रेज को नहीं छोड़ेगी। रात दिन अपने सीने विच वजदी आजादी दे राग नू बंद कर ला। अंग्रेजी अफसरों ने साडी हिफाजत नहीं की, तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? आज हिंदुस्तानी फौज के पास अपना असली मकसद है, हिंदुस्तान की आजादी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये मुकदमा पूरी इंडियन नेशनल आर्मी का है, क्योंकि हमने वो दिन देखा है जब हमें ऐसा लगा था कि हमने हिंदुस्तान को वाकई आजाद कर दिया। देश की आजादी की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही है और इस वक्त पूरा देश एक साथ तैनात है। This trial and its judgment shall be remembered throughout history. पश्चिम बंगाल में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पिछले 24 घंटे में 12 और लोगों की मौत हो गई है और उसके साथ मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 31 पहुंच गया। वहीं दामोदर वैली कॉरपोरेशन से पानी छोड़ने से 165 गांवों के 23 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। राहत और बचाव के लिए
67 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री का दावा है कि मौजूदा स्थिति 1978 में आई बाढ़ से भी ज़्यादा खतरनाक है। देश के कई और इलाके बारिश और बाढ़ से बेहाल हैं। कई इलाकों में सेना भी बचाव कामों में लगी हुई है। शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री होंगे। वो पूर्व पेट्रोलियम मंत्री हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक की अगुवाई बर्खास्त प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने की। अब्बासी 1.5 महीने तक प्रधानमंत्री रहेंगे। इसके बाद नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे। शहबाज फिलहाल संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं और प्रधानमंत्री बनने के लिए उनका किसी सदस्य होना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कल नवाज शरीफ को पनामा गेट मामले में अयोग्य ठहरा दिया था और उसके बाद उन्होंने पद छोड़ दिया था। कोर्ट ने शरीफ और उनके बच्चों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने और 6 महीने में सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया है। उत्तर कोरिया ने 1 महीने के भीतर दूसरा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया के मुताबिक इसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर है। ये 750 किलोग्राम तक हथियार ढो सकती है। 우리 당과 국가 군대의 최고領導者 김정은 동지의 직접적인 지도 밑에 दूसरे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण के बाद उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि अब समूचा अमेरिका उसके निशाने पर आ गया है। कोरिया इसे अमेरिका के लिए कड़ी चेतावनी बता रहा है। इसके फौरन बाद दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका के अधिकारियों ने मिसाइल की रेंज, लोकेशन और समय से जुड़ी जानकारियां साझा की। दक्षिण कोरिया ने इसे संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का उल्लंघन करार दिया। 유엔 안보리 결의대의 명백한 위반뿐만 아니라 국제 평화와 안전에 대한 엄중한 위협이라는 점에서 이를 강력히 규탄합니다। दक्षिण कोरिया ने इसे वैश्विक सुरक्षा और शांति को खतरा बताया है और उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर तत्काल रोक लगाने की अपील की। अमेरिका ने इसे खतरनाक और लापरवाही भरा कदम बताया है। जापान ने इस परीक्षण की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा कि इससे जापान की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंच सकता है। 先般の ICBM-2 ミサイルの発射に続いて我が国の北朝鮮がこのような挑発行動を続ける限り चीन ने इस कदम की निंदा करते हुए कहा कि उत्तर कोरिया को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का पालन करना चाहिए। 3 जुलाई के बाद ये उत्तर कोरिया का दूसरा इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल परीक्षण है। 2017 में वो अब तक 14 मिसाइल परीक्षण कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रूस ने अमेरिका से अपने दूतावास अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या घटाने को कहा है। रूस ने अमेरिका के नए प्रतिबंधों के बाद इसकी घोषणा की। रूस ने अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या घटाकर 455 करने को कहा है। साथ ही दूसरी तरह की सुविधाओं में भी कटौती का ऐलान किया। अमेरिका ने इस ऐलान पर कड़ा एतराज़ जताया है। गुरुवार को अमेरिकी सीनेट ने नए प्रतिबंधों को मंजूरी दी थी और अब ये विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास है। आज़ाद हिंद फौज और रेड फोर्ट ट्रायल पर बनी फिल्म राग देश को आज देश में सराहा जा रहा है। बड़े स्टार कास्ट और बैनर के तले रिलीज हुई कई कमर्शियल फिल्मों के बीच राग देश दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बना रही है। रिलीज के दूसरे दिन भी काफ़ी लोग सिनेमाघरों तक पहुंचे और फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सब तो पहला मैं हिंदुस्तानी हाँ। फिल्म राग देश की दर्शक काफी तारीफ कर रहे हैं। आम दर्शकों के साथ फिल्मी दुनिया के कलाकार भी फिल्म देखने का वक्त निकाल रहे हैं। फिल्मी कलाकार और दर्शकों ने आज़ाद हिंद फौज से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों को सही तरीके से पहुंचाने के लिए तिग्मांशु धूलिया की जमकर तारीफ की। हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक फुट टूट गया। My husband, Om Puri ji's last film, Partition 1947, and in Bose also they show the Viceroy's house. So it was very, very touching and enjoyed. I'm so happy Rajya Sabha TV has taken this initiative, and I hope good, constructive
historical films are made in future. हमें कोर्ट रूम ड्रामा अच्छा लगा और वॉर सीक्वेंस भी बहुत अच्छा लगा। बहुत खूबसूरती से फिल्म किया गया है। हर तिग्मांशु धूलिया की फिल्म बहुत खूबसूरत है। फिल्म को तकनीकी तौर पर भी सराहा जा रहा है। पर्दे के पीछे की दुनिया से जुड़े लोग फिल्म की कास्टिंग, संगीत और निर्देशन की जमकर तारीफ कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कास्ट किया जिनको हमें देख के लगता है कि हाँ ये उस टाइम आईएनए के ग्रेट सोल्जर्स थे जो लड़े हैं देश के लिए, या उस टाइप की आर्मी थी। सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम फॉर कास्टिंग पीपल सो ब्रिलियंटली। तो जिस तरीके से लिखावट है, जिस तरीके से गाने हैं, जिस तरीके से संगीत है, वो बहुत ही इस फिल्म को सूट करता है। और इसकी ये बड़ी ये ऐसी डिमांड ही है इस फिल्म की कि इस तरह के गाने होने चाहिए। बैकग्राउंड देखेंगे, फील देखेंगे, तो उन सब चीज़ों में, इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। सो आपने बताया कि लोकेशंस की परमिशन लेना, मतलब इट्स ए टफ टास्क एक्चुअली। सो मैं कहूँगा सारे जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, एक बार जाइए, मूवी देखिए। राज्यसभा टीवी की फिल्म रागदेश 28 जुलाई को देश भर के 1000 से ज्यादा सिनेमाघरों में रिलीज हुई। मुंबई, दिल्ली समेत ज्यादातर शहरों में फिल्म को बेहद पसंद किया जा रहा है। मुंबई से दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये मुकदमा पूरी इंडियन नेशनल आर्मी का है। भूकंप से जुड़ी जानकारियों को आसान बनाने और कम समय में उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय भूकंप केंद्र ने एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। ये ऐप भूकंप के केंद्र और उसकी तीव्रता की जानकारी काफी कम समय में मुहैया कराएगा। भूकंप का पूर्वानुमान लगाना फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी राष्ट्रीय भूकंप केंद्र ने एक मोबाइल ऐप बनाया है। इसे इंडिया क्वेक का नाम दिया गया है, जो 2 मिनट से भी कम समय में भूकंप के केंद्र, समय और उसकी तीव्रता की जानकारी देगा। ऐप को आसानी से कोई भी अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकता है। इसमें क्या होगा कि जैसे अर्थक्वेक रिकॉर्ड होगा इन ऑब्जर्वेटरीज पे, हमारे सेंटर में डेटा आएगा और वो अर्थक्वेक लोकेट होगा, वो इस ऐप पे आ जाएगा और जितने भी लोग हैं जिनके पास भी ये ऐप है उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। राष्ट्रीय भूकंप केंद्र का 84 स्टेशनों का नेटवर्क है। ये स्टेशन वास्तविक समय में डेटा संचार के लिए रीसेट के माध्यम से राष्ट्रीय भूकंप केंद्र से जुड़े हुए हैं। भूकंप आने की स्थिति में राष्ट्रीय भूकंप केंद्र SMS, ईमेल और फैक्स के जरिए भूकंप की जानकारी देता है, लेकिन इंडिया क्वेक ऐप की मदद से इन जानकारियों के प्रसार में होने वाली देरी को कम किया जा सकता है। इस इन्फॉर्मेशन को सबको क्यों नहीं देते, बजाय इसके कि एक सिलेक्टेड फ्यू को दें हम लोग, कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, NDMA को या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको दें। ये सारी इन्फॉर्मेशन सबको मिलनी चाहिए, जितनी भी पब्लिक है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 14वें स्थापना दिवस के मौके पर गुरुवार को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस ऐप को लॉन्च किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पर्यावरण और वन मंत्री हर्षवर्धन ने बाघों की घटती संख्या पर चिंता जाहिर की। उन्होंने पर्यावरण को बचाए रखने के लिए बाघों को बचाने पर जोर दिया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर उन्होंने बात कही। आइए हम सब मिलकर बाघ संरक्षण में सहयोग दें। पर्यावरण और वन मंत्रालय बाघों को बचाने के लिए आंदोलन खड़ा करने पर जोर दे रहा है। पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर लोगों को जागरूक करने की बात कही। हम हमारे मंत्रालय के माध्यम से सारे देश के अंदर एक पवित्र आंदोलन जो है उसको खड़ा करें। ये तो इसका एक विषय है जिसके ऊपर आज यहाँ पर आज ग्लोबल हमारे टाइगर डे पर हम बात कर रहे हैं। फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा ने बाघ को संस्कृति और इतिहास का हिस्सा करार दिया। उन्होंने कहा कि अकेले बाघ को बचाने से कई प्रजातियां बच जाएंगी। पर्यावरण मामले के जानकारों ने भी इकोसिस्टम को बचाने के लिए बाघ संरक्षण पर जोर दिया। एक संस्कृति है और जो हमारी हिस्ट्री है उसका टाइगर बहुत बड़ा हिस्सा है, और अगर आप टाइगर को बचाते हैं तो आप 1.4 मिलियन से ज़्यादा स्पीशीज़ को बचा सकते हैं। टाइगर है हमारे जो खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन का सबसे ऊपर टॉप में है। तो अगर टाइगर बच रहा है मतलब ऑब्वियसली जंगल में हिरन है,
इसका मतलब है कि जंगल में जो है पानी है, उसमें जो है घास है और एक पूरा इकोसिस्टम की हम बात करें वो एग्जिस्ट कर रहा है। 2010 से हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के तौर पर दुनिया भर में मनाया जाता है। इस वक्त पूरी दुनिया में कुल 4000 बाघ ही बचे हैं। इनमें से आधे बाघ भारत में हैं, लेकिन इनकी घटती संख्या ने पर्यावरणविदों को चिंता में डाल रखा है। ग्लोबल टाइगर डे के मौके पर दुनिया में बाघों की घटती हुई संख्या पर चिंता तो ज़रूर जताई गई, लेकिन साथ में ये भी चेताया गया कि अगर हम बाघों की रक्षा करेंगे तो समस्त पर्यावरण की रक्षा हो सकती है। कैमरामैन शिव कुमार के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। गॉल टेस्ट को जीतकर टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। 550 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंकाई टीम 245 रन बनाने में ही उसने 8 विकेट गंवा दिए। रंगना हेराथ और गुणरत्ने चोटिल होने के चलते बल्लेबाजी करने नहीं आए। रनों के मामले में विदेशी सरजमीं पर भारत की सबसे बड़ी जीत है। वहीं श्रीलंका के लिए रनों के हिसाब से ये अब तक की सबसे बड़ी हार। आप यही सोचते हैं कि हर कोई योगदान भारत ने गॉल टेस्ट 304 रनों से जीत लिया। पहले टेस्ट की चौथी पारी में श्रीलंकाई बल्लेबाज भारतीय फिरकी के सामने बेबस नजर आए। दूसरी पारी में श्रीलंका की पूरी टीम 245 रनों पर ही सिमट गई। भारत ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 550 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन जडेजा और अश्विन के बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत भारत चौथे दिन ही जीत हासिल करने में कामयाब रहा। दूसरी पारी में जडेजा और अश्विन ने 3-3 विकेट लिए। वहीं तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उमेश यादव को 1-1 विकेट मिला। श्रीलंका की ओर से करुणारत्ने ने सबसे ज्यादा 97 रनों की पारी खेली। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 240 रनों पर घोषित कर दी। कप्तान कोहली ने शानदार 103 रनों की नाबाद पारी खेली। कोहली के 58 टेस्ट मैचों में ये 17वां शतक था। बतौर कप्तान कोहली का ये 10वां शतक था। पहली पारी में 90 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलने वाले शिखर धवन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट 3 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।